Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching Our Life in Academia. English is a compulsory subject for all the 9th and 10th class students. Even कि intermediate के students के लिए भी English compulsory subject है. तो 9th क्लास के जो इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें कन्फ्यूजन ये आ रही थी स्टूडेंट्स को कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से ये पेपर आएगा ALP के मुताबिक, क्योंकि ALP में काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स का एक कंसर्न था कि इस ALP के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न डिज़ाइन होगा तो पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी भी और आपको गाइड भी करूंगी। तो तमाम बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इंग्लिश के पेपर के बारे में सही से गाइडेंस मिल सके। ऑब्जेक्टिव टाइप, ये इंग्लिश कंपल्सरी का ऑब्जेक्टिव टाइप एक सैम्पल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग आपको 2021 में पेपर आना है। इसमें टाइम उन्होंने बता दिया है कि इसके लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे और ये 19 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपसे वन बाय वन अब डिस्कस करती हूँ। सबसे नंबर 1 पे उन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन आएगा वो होगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स। अब फॉर्म ऑफ वर्ब आपने कहाँ से करनी है वो साथ उन्होंने बॉक्स में बता दिया है। बॉक्स इतना क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, जो आपकी ब्लू वाली बुक होती है ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की, उसके पेज नंबर 163 से लेके पेज नंबर 168 तक जो कंटेंट है, जो वर्ब्स दी हुई हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उनमें से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे 5 और आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी होंगी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स। 4 स्पेलिंग्स नहीं होंगे, उनमें से 3 स्पेलिंग्स जो है मिस स्पेल्ड होंगे, यानी कि वो स्पेलिंग्स ठीक नहीं होंगे और एक स्पेलिंग ठीक होगा। ये कहाँ से आएंगे इसके भी आगे उन्होंने बता दिया है कि आइटम्स इन दिस पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स, यानी कि आपकी बुक में से आएंगे। ग्लॉसरी एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज मेंशन इन द ALP अप्रूव्ड बाय PCTB, यानी कि ALP के मुताबिक जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल हैं उन्हीं चैप्टर में से जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनके स्पेलिंग्स को ज़रा गलत करके इनमें लिख दिया जाएगा और एक स्पेलिंग ठीक होगा और आपने जो करेक्ट स्पेलिंग है वो चूज कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो सिनोनिम्स भी जिनको कहते हैं। अब ये आपको कहाँ से आएंगे इसके बारे में भी उन्होंने कह दिया है कि आइटम्स इन दिस पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज मेंशन इन द ALP, यानी कि ये भी उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे जो कि ALP के अकॉर्डिंग, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फिर नंबर D पे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। इसमें जो ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी। ये डिफरेंट हो सकते हैं। आपको अंडरलाइन जो वर्ड है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये वर्ब है, नाउन है या ये जेरेंड है, जो भी है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। लिख दिया है आगे कि आइटम्स इन दिस पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑफ यूनिट्स मेंशन इन द ALP, यानी कि एक्सरसाइजेज में से आना है। ये भी कोई अनसीन चीज़ नहीं होनी। तो आपने इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूरा पेपर है इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं समझना, ये आपका ALP में से ही आना है और मोस्टली तो सीन ही होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनसीन है। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं नहीं समझती कि इस साल इंग्लिश में पास होना मुश्किल है। आगे हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर की तरफ। ये है आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर का एग्जाम्पल। इस पेपर के लिए आपके पास टाइम होता है 2 घंटे 10 मिनट और इसके मार्क्स होते हैं 56। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ से आने हैं, वो मैं अब आपसे वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले है राइट शॉर्ट आंसर्स, यानी कि शॉर्ट आंसर्स लिखने आपने। ये कहाँ से आएंगे? ये भी उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे, वही चैप्टर जो कि ALP में बता दिए गए हैं। उसके आगे उन्होंने लिख दिया है क्वेश्चंस फॉर दिस पार्ट विल बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम एक्सरसाइजेस ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन द ALP और फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ दीज यूनिट्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ उन्होंने वो मेंशन कर दी है कि एक्सरसाइजेस के अलावा आपने चैप्टर में से जो पढ़ा हुआ है उसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइजेस में से ही आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन वो टेक्स्ट में से भी डाल देते हैं ताकि बच्चों की एबिलिटी को चेक किया जा सके कि वो खुद से आंसर कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये जो क्वेश्चन है
ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से ही आता है, जो चैप्टर्स आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं में से ये पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी। इसमें एक चॉइस ये होती है कि आप उर्दू में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और सिंपल इंग्लिश में भी। अब ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस है कि अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उसको ईजी लग रहा है वो इंग्लिश में कर ले, वरना उर्दू में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। समरी इस बार 9th क्लास में एक ही समरी है जो कि कंफर्म है कि बच्चों को आनी है 5 नंबर की, तो वो समरी आप लोग रट लें ताकि आपके ये 5 नंबर तो पूरे कंफर्म हो। इसके साथ चॉइस होती है कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल इंग्लिश, लेकिन हम ये स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि ये फ्रेजिंग वाला काम ना करें। समरी में पेट मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि समरी कंफर्म होती है, अदरवाइज 2 होती थी, अब इस साल 1 है तो वो एक समरी आनी ही है, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। 5th क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस भी आगे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि दी सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस मेंशन इन द ALP। ये कहाँ से आने हैं, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग। मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ बच्चों को वो लेटर प्रिपेयर करें। थोड़े से लेटर्स हैं बहुत इजी हैं, लेटर छोटा होता है उसमें गलती का चांस कम होता है। स्टोरी और डायलॉग थोड़े लंबे हो जाते हैं, उसमें बच्चे ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उतने ज़्यादा आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये आपको अपनी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन वाली बुक में से आएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें आपके 10 में से 10 पूरे नंबर आते हैं। आपने बस रीड करके सामने से ही देख के नीचे जवाब उतार देना होता है। तो इंग्लिश मेरे ख्याल में तो 9th क्लास की बहुत इजी है और आप सबको इसको पास करना चाहिए। सिलेबस भी इस दफ़ा बहुत कम है, तो आई होप कि सब बच्चे इसको क्लियर इस दफ़ा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसमें भी एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है, लेकिन वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। इसमें ये होता है कि डिफरेंट सेंटेंसेस दे दिए होते हैं, कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनको बच्चों ने ट्रांसलेट करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें डिफरेंट टेंसेस आ जाते हैं, लेकिन ये भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि बच्चे 6th 7th 8th क्लास में पढ़ के आए होते हैं कि किस तरह से कि परफेक्ट की क्या पहचान है, कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, कि अगर ये उर्दू में जुमला दे दिया है तो इसकी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्टिव की पैसिव बनानी भी हो सकती है और पैसिव की एक्टिव बनानी भी, ये भी करा दिया जाता है। इसके भी आगे उन्होंने लिख दिया है कि द आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर ऑन कॉम्पोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेंशन इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB। यानी कि जो ALP में पेज नंबर्स लिखे हैं कि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस इन पेजेस से लेके इन पेजेस तक करने हैं, उन्हीं में से आपको ये आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो गया, ये अनसीन नहीं है, आपने जो एक्टिव पैसिव वॉइस प्रिपेयर किए होंगे उन्हीं में से आएंगे। जो इससे पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसके बारे में मैं दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर दूँ कि ये उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी जिसमें आपको किसी भी टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो भी आपके सिलेबस में शामिल है ALP के अकॉर्डिंग, जो पेज नंबर्स ALP में दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी ट्रांसलेशन करनी होगी। तो ये क्वेश्चंस थे आपके 2 से 9 तक लेके, जो कि आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं और आपको सब्जेक्टिव पेपर में आने हैं। तो ये वाला जो पेपर पैटर्न है बहुत ईजी है स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है कि कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द बच्चों को रिप्लाई कर दिया जाए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये नोटिफिकेशन है जिसमें बता दिया गया है कि किस तरह से पेपर आना है 2021 में इंग्लिश का। इस तरह से 10th क्लास का भी पूरा पेपर पैटर्न आ गया है, वो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये नोटिफिकेशन दिखाने का मकसद ये था ताकि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी कंफ्यूजन है कि कहीं फेक तो नहीं है या क्या वाकई ऐसा है कि ऐसा ही पेपर पैटर्न होगा, तो आप ये बात मेक श्योर कर लें कि ये बिल्कुल ऑफिशियल है और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम
आना है। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहे, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं बोर्ड ऑफिस की तरफ से या करिकुलम वालों की तरफ से, वो इस चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दी जाती हैं। हमारा जो बेसिक पर्पज़ है चैनल क्रिएट करने का वो ये है कि स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल सके। तो स्टे सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद your all friends. Good luck you all, stay blessed.